गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं विषय राजनीति विज्ञान में हम लोग खंड व अध्याय 6 से पढ़ेंगे नागरिकता, सिटीजनशिप, है ना। देखो, यदि कोई व्यक्ति किसी देश में रहता है ना, यहाँ बोला जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति देश में किसी भी देश में रहता है ना, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वह स्वतः ही उस देश का क्या है, नागरिक हो जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी देश में रहता है तो वो स्वतः ही क्या है, वहाँ का नागरिक नहीं कहा जाएगा, ऐसा यहाँ बोल रहे हैं। तो किसी एक देश का नागरिक किसी दूसरे देश में जाकर वहाँ कुछ दिनों तक या एक लंबे समय तक क्या करता है, निवास कर सकता है। वह जिस देश में रहता है उस देश के क्या है, कानून के अनुसार उसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, है ना, दैहिक स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार प्राप्त होगा, है ना। यहाँ से लोग विदेश जाते हैं, है ना, तो जब वो विदेश गए हैं तो वो वहाँ के नागरिक नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वो पूर्णतः वहाँ नहीं रहता है ना। क्योंकि वो कुछ समय के लिए वहाँ गया है, जैसे पढ़ाई करने, कुछ नौकरी करने, है ना। उसे उस देश के कानूनों का भी पालन करना होगा। इसके बावजूद वह उस देश में क्या है, विदेशी ही बना रहेगा। विदेशी जिस देश में रहते हैं उस देश के नागरिक नहीं होते, है ना। अगर लंदन या इंग्लैंड के व्यक्ति यहाँ आते हैं तो वो हमारे देश का नागरिक नहीं कहलाएगा, है ना। सिर्फ एक टूरिज्म है ना, टूरिस्ट, घूमने वाले या पढ़ाई करने आए हैं, है ना। तो नागरिक शब्द, अंग्रेजी शब्द क्या है, सिटीजन, है ना। नागरिक शब्द क्या है, सिटीजन शब्द का क्या है, हिंदी रूपांतरण है। नागरिक का शाब्दिक अर्थ नगर निवासी होता है ना। नागरिक का अर्थ क्या होता है, नगर निवासी। परंतु वर्तमान समय में नागरिक का व्यापक अर्थ है, राजनीतिक विज्ञान की भाषा में व्यक्तियों के ऐसे समूह को नागरिक कहा जा सकता है जिनके समस्त नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार राज्य द्वारा प्रदान किए जाते हैं तथा वह जन समूह राज्य के प्रति क्या करता है, भक्ति रखता है। अरस्तु ने उसे नागरिक कहा है। क्या कहा है उसे, नागरिक, जिसे राज्य के शासन में हिस्सेदारी प्राप्त होती है तथा सम्मान प्राप्त होता है। परंतु वर्तमान काल में, है ना, परंतु क्या है, वर्तमान काल में अरस्तु की यह परिभाषा पूर्ण नहीं कही जा सकती, है ना, यह पूर्ण नहीं कही जा सकती। आज ग्रीस के छोटे नगर राज्यों की तुलना में बड़े विशाल राज्यों ने स्थान ले लिया है। साथ ही आज राज्यों में निवास करने वाले नागरिकों की संख्या में भी क्या है, व्यापक वृद्धि, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है ना। अतः वर्तमान समय में क्या है, नागरिक शब्द का अर्थ है व्यापक हो गया, बहुत फैल चुका है। मिलर ने नागरिक को परिभाषित करते हुए कहा है कि नागरिक राजनीतिक समाज के वे सदस्य होते हैं जिनसे मिलकर क्या होता है, राज्य का निर्माण होता है तथा जिन्होंने व्यक्तिगत एवं सामूहिक अधिकारों की रक्षा हेतु क्या किया है, सरकार की स्थापना की है। गैटिल के अनुसार नागरिक समाज के वे सदस्य हैं जो कुछ कर्तव्यों द्वारा समाज से बंधे रहते हैं, जो समाज के प्रभुत्व को क्या करते हैं, मानते हैं तथा उससे समान रूप से लाभ उठाते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर नागरिक के निम्नांकित गुण या लक्षण बताए जा सकते हैं। पहला इसमें दिया, नागरिक राज्य का क्या है, सदस्य होता है। नागरिक राज्य का क्या होता है, सदस्य होता है। दूसरा, उसे राज्य द्वारा सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तीसरा इसमें दिया, नागरिक राज्य की क्या है, भू सीमा के भीतर निवास करता है ना। चौथा, नागरिक को मताधिकार प्राप्त होता है। पांचवा, वह राज्य की क्या है, संप्रभुता को स्वीकार करता है ना। छठवां इसमें, वह राज्य के प्रति भक्ति एवं निष्ठा रखता है ना। नागरिक व्यक्तिगत एवं सामूहिक हितों की वो क्या करता है, रक्षा करता है। सभी नागरिक मतदाता नहीं होते, है ना। सभी जो नागरिक है वो मतदाता नहीं होते। मतदाता का होना राज्य के कानूनों के द्वारा निर्धारित होता है। अब देखो यहाँ पे नागरिकों के प्रकार, तो नागरिक दो प्रकार के होते हैं, तो नागरिक और एक विदेशी, है ना। तो नागरिक की 4 श्रेणियाँ होती है इसमें। तो पहला इसमें दिया अल्पवयस्क व्यक्ति, है ना। तो ऐसे नागरिकों को राजनीतिक अधिकार के अलावा अन्य अधिकार प्राप्त होते हैं। वे एक निश्चित आयु के लोग होते हैं। भारत में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति इसी श्रेणी में
आते हैं, है ना। इसमें अल्पवयस्क व्यक्ति बता रहे हैं जो नागरिक क्या है, ऐसे नागरिक जो राजनीतिक अधिकार के अलावा क्या करते हैं, अन्य अधिकार प्राप्त होते हैं। वे क्या करते हैं, वे एक निश्चित आयु के लोग होते हैं, है ना, जो भारत में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति इस श्रेणी में आते हैं। दूसरा है मताधिकार विहीन व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक एवं मानसिक अयोग्यता के कारण, है ना, शारीरिक एवं मानसिक अयोग्यता के कारण क्या करते हैं, मत देने के अधिकार से वंचित रखे जाते हैं, इस श्रेणी में आते हैं। इन्हें सिर्फ सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे पागल, दिवालिया, देशद्रोही आदि, है ना। तीसरा इसमें दिया है मताधिकार प्राप्त वयस्क व्यक्ति, तो जिन व्यक्तियों को सामाजिक राजनीतिक मताधिकार प्राप्त होता है तथा जो राज्य के प्रति क्या करते हैं, भक्ति एवं निष्ठा रखते हैं, उन्हें मताधिकार प्राप्त वयस्क नागरिक कहते हैं। चौथा इसमें देशीकृत नागरिक, तो यदि विदेशी का बहुत दिनों तक, है ना, यदि विदेशी का बहुत दिनों तक किसी देश में रहने तथा कुछ अन्य शर्तों को पूरा करने के कारण राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार दिए जाते हैं, उन्हें देशीकृत नागरिक कहा जाता है। ठीक है, 4 उसमें दिए थे। अब इसमें विदेशी में हम देखेंगे, तो विदेशी वह व्यक्ति है जो कि स्थायी या अस्थायी रूप से क्या करते हैं, अन्य देश में निवास करते हैं, है ना, जो स्थायी भी होता है और अस्थायी भी, तो उसे देश में राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। वह निवास करने वाले राज्य के प्रति भक्ति भावना भी नहीं रखता। विदेशी को निवास करने वाले राज्य में केवल सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं, है ना। एक विदेशी का जीवन एक संपत्ति की रक्षा के समान अधिकार प्राप्त होते हैं, परंतु अन्य सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। इन अधिकारों की प्राप्ति के बदले विदेशियों को संबंधित देश के कानून का पालन करना होता है। उद्देश्य के आधार पर विदेशियों को संबंधित देश के कानून का पालन करना होता है। तो इसमें पहला दिया है स्थायी विदेशी, अस्थायी विदेशी, तीसरा कूटनीतिक प्रतिनिधि या राजदूत। तो यहाँ हम पहले देखेंगे स्थायी विदेशी, तो नागरिकता, है ना, नागरिकता प्राप्ति की प्रक्रिया द्वारा, नागरिकता प्राप्ति की प्रक्रिया द्वारा ऐसे विदेशी उस देश के नागरिक बन जाते हैं। ऐसे विदेशी स्वदेश छोड़कर विदेश में स्थायी रूप से रहना चाहते हैं तथा नागरिकता प्राप्ति की शर्तों को पूरा करते हैं। ठीक है, दूसरा अस्थायी विदेशी, तो ऐसे विदेशी जो निश्चित उद्देश्य से विदेश में प्रवास करते हैं, है ना, कुछ उद्देश्य लेकर जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, है ना, तथा अपना उद्देश्य क्या करते हैं, उद्देश्य शिक्षा है, व्यापार है, भ्रमण है, व्यावसायिक कार्य है, पूरा होने पर क्या करते हैं, वो अपने स्वदेश लौट जाते हैं, उसको अस्थायी विदेशी कहलाते हैं। तीसरा इसमें कूटनीतिक प्रतिनिधि या राजदूत, तो विदेशियों का एक अन्य विशेष प्रकार कूटनीतिज्ञ या राजदूतों का होता है, जो कि विदेशों में बने दूतालयों में रहते हैं। इनमें राजदूत कार्यालय के कर्मचारी एवं अन्य सहयोगी भी सम्मिलित होते हैं। इस वर्ग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को विशेष सुविधा एवं उन्मुक्तियां प्राप्त होती है। ठीक है, अब है नागरिक एवं विदेशी में अंतर। तो क्या है नागरिक और विदेशी में अंतर देखते हैं। तो फर्स्ट इसमें नागरिक में देखिए, नागरिक राज्य क्या होता है, स्थायी सदस्य होता है ना, जिसको नागरिकता प्राप्त होती है, जो क्या है वो नागरिक जो है राज्य का स्थायी सदस्य होता है, और विदेशी राज्य का क्या होता है, अस्थायी सदस्य होता है। ठीक है, दूसरा है नागरिकों को राज्य से सामाजिक आर्थिक अधिकार प्राप्त होते हैं, है ना, क्या है, नागरिक को राज्य से सामाजिक एवं राजनीतिक दोनों अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन विदेशी को केवल सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, तीसरा है नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त होता है जिनका वे उपयोग करते हैं। इनको मौलिक अधिकार प्राप्त होता है नागरिक को, लेकिन विदेशियों को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। चौथा है नागरिक अपनी अचल संपत्ति को खरीद बेच सकता है नागरिक, लेकिन विदेशी अपनी संपत्ति को नहीं बेच सकता। पांचवा, नागरिकों को राज्य सैनिक सेवा अनिवार्य कर सकती है ना, इनको सैनिक सेवा अनिवार्य कर सके, लेकिन विदेशियों को नहीं। छठवा है नागरिक अपने राज्य के प्रति अनेक कर्तव्यों का पालन करते हैं, है ना, लेकिन विदेशी कानून पालक होते हैं, परंतु वे राज्य के प्रति कर्तव्य पालन के लिए उनको बाध्य नहीं किए जा सकते हैं, है ना। सातवां है नागरिक अपने राज्य के प्रति क्या करते हैं, भक्ति भाव रखते हैं, है ना, नागरिक अपने राज्य के प्रति क्या करेंगे, भक्ति भाव रखते हैं, और विदेशी अपने देश के प्रति भक्ति भावना रखते हैं। आठवां, घोर अपराध करने पर नागरिक को निर्वासित किया जाता है, अन्यथा नहीं, लेकिन विदेशी को बिना कारण बताए
देश छोड़ने के लिए बाध्य किया जा सकता है ना। अगर विदेशी है वो उसको बिना कारण बताए उसको क्या कर सकता है, उसको देश छोड़ने के लिए उसको बाध्य किया जा सकता है।